Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 20th of February 2025 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. सबसे पहले हम चलते हैं आज की नेशनल न्यूज जो है वो है कि जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया स्पेशली दिल्ली में काफी टाइम से मींस लोगों की जो क्यूरियोसिटी थी वो काफी पीक पर थी और उनकी चिंता थी कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा बिकॉज रिसेंटली यूटी में यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस हुए हैं और उन इलेक्शंस के बाद सिलेक्शन हुआ है बीजेपी का और बीजेपी यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बना रही है। मींस अभी जब हम सेशन अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है चीफ मिनिस्टर या और उनके कैबिनेट की वो अभी चल रही है। ठीक है, लास्ट अगर हम देखें तो करीब 27 इयर्स अगो ऐसा हुआ था कि बीजेपी की यहाँ पर गवर्नमेंट आई थी और अब जब से रिजल्ट आया तब से अब जाकर के डिसाइड हुआ कि दिल्ली की सीएम कौन, तो दिल्ली के सीएम बनी है रेखा गुप्ता। ठीक है, इनको सीएम डिक्लेयर किया गया है बिकॉज विमेन है तो यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आने के हमेशा चांसेस होते हैं कि कौन जो है दिल्ली में सीएम है या किसी भी स्टेट का सीएम जब कोई विमेन बनती है तो ये जो है एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन जो है बन जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम दिल्ली की सीएम कोई विमेन बन रही है, इससे पहले 3 बार ऐसा हो चुका है कि कोई विमेन दिल्ली की सीएम रह चुकी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जो है शीला दीक्षित जी को, और आई होप के किसी यूटी स्टेट की सबसे लंबे टाइम तक सर्व करने वाली अगर कोई वुमेन सीएम रही है तो वो शीला दीक्षित रही है। अब हम आ जाते हैं ये है आपकी रेखा गुप्ता जो कि सीएम बन चुकी हैं दिल्ली की। रेखा गुप्ता जो है फर्स्ट टाइम एमएलए है। ठीक है, ये एक फैक्ट आपको जो है नोट करना होगा। और किस पार्टी से है तो वो बीजेपी से है, इनको सिलेक्ट कर दिया गया है और फर्स्ट टाइम एमएलए है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले कई बार इलेक्शन जीत चुकी है, नहीं, हाँ, लेकिन वो लोकल पॉलिटिक्स में काउंसलर वगैरह वो रह चुकी है। इनके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो 50 ईयर की इनकी एज है, बाकी वो सब हमारे एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट। सरप्राइज चॉइस बाय बीजेपी की ये जो चॉइस है वो सबको सरप्राइज करने वाली थी बिकॉज और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो एमएलए थे या और भी सीनियर लीडर्स थे और वो ना हो करके ये बने हैं, तो इनको जो है काफी एक शॉकिंग है लोगों के लिए। बीजेपी का रिसेंट इलेक्शन विक्ट्री, अब यहाँ से देखो जो आपके लिए क्वेश्चन है जो आपके मतलब की चीज है कि जो है दिल्ली में टोटल सीट्स कितनी है तो वो है 70 दिल्ली की असेंबली में। ठीक है, और जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उन सबके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, तो इसका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया। ठीक है, 70 में से जो 70 टोटल सीट्स हैं उन 70 में से जो है 48 सीट जो है बीजेपी को मिली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जो आपको प्रिपेयर करना है कि दिल्ली में टोटल जो वुमेन है जो एमएलए बनी है वो टोटल कितनी है ये आपको देखना होगा। प्लस एक चीज और आपको देखनी होगी, फर्स्ट वुमेन सीएम कौन रही है दिल्ली की, आपको ये भी एक बार आप नोट कर लेना, गूगल करके अपने पास में नोट कर लेना। थोड़ा सा होमवर्क आप भी साथ साथ करते रहा करो। ठीक है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूटी में, ये ध्यान रखना है आपको। जो प्रॉपर स्टेट होता है वहां पर गवर्नर होते हैं और जो यूनियन टेरिटरी होती है वहां पर होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है वीके सक्सेना और इन्होंने इनवाइट किया है कि जो है आप आकर के अपना गवर्नमेंट बनाइए। ओथ टेकिंग सेरेमनी ये सब हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसेस एंड कंसेशंस वो सब हुआ, डिस्कशन हुए अंदर अंदर, और इनका जो है कमिटमेंट है कि भाई हम जो है दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। सपोर्ट विद इन द पार्टी अच्छा खासा मिला इनको और असेंबली इलेक्शन में इनकी ये काफी विक्ट्री रही। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है करंट न्यूज पर, और वो है एक एडिटोरियल आर्टिकल ऑफ द हिंदू। द हिंदू का आर्टिकल है, उसका नाम है म्यांमार, मणिपुर एंड स्ट्रेन्ड बॉर्डर्स। यू नो कि अभी इंडिया के अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो उसमें जो मणिपुर है वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में है ड्यू टू लॉन्ग एंड्योरेंस ऑफ वायलेंस। जो वायलेंस है वो काफी ताकत अपनी दिखा रहा है, वो एंड होने का नाम नहीं ले रहा है और उसकी वजह से
हुआ ऐसा है कि मणिपुर में वहां के जो सीएम थे उनको भी अपना रिजाइन देना पड़ गया, तो ये काफी न्यूज में है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मणिपुर का जो रीजन है उसको हम म्यांमार के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली जब भी हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हम हमेशा बांग्लादेश, म्यांमार और उधर जो चाइना है उन रीजन के साथ में कनेक्ट करके ही हमेशा अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज वहां का जो सोशियो पॉलिटिकल सेटअप है, रिलीजियस सेटअप है, ज्योग्राफिकल सेटअप है, वो सारा का सारा वहां की ये जो सोसाइटी है, जो एथनिक वहां की इक्वेशंस हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वो जो वहां के लोकल पीपल हैं, उनके कल्चरल बिलीफ्स, उनके सोशल सिस्टम्स और उनके बेसिस पर ही हमेशा अफेक्ट होता रहा है। ठीक है, तो इसको हम जब भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं उसको बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना इनसे डिस्कनेक्ट करके नहीं देख सकते। मींस हमारी उस रीजन की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको कभी भी हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हमेशा उनमें हमें ये ढूंढना होगा, फाइंड करना होगा, और वो फैक्टर्स हैं बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना, इन तीन फैक्टर को हमेशा देख करके चला जाता है। ये है हमारा इंडिया अपना, और इधर हमारा म्यांमार है। तो यहां हम देख सकते हैं ये वाला जो बॉर्डर एरिया है हमारा म्यांमार के साथ में टच होता है। अब नॉर्मल सी बात है कि यहाँ भी लोग रहते होंगे, लोग यहाँ पे भी रहते होंगे, इन सारे रीजन में लोग रहते होंगे। ठीक है, तो जो ह्यूमन है उन्होंने पॉलिटिकल बाउंड्रीज बना दी, कंट्रीज बना दिए, बॉर्डर बना दिए, वो सब बना दिए, लेकिन जो हजारों सालों से लोग इन रीजन में रहते चले आए हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं, यारी दोस्ती हैं, शादियां हैं, बारात हैं, बच्चे का बर्थडे है, तो इस एरिया के लोग इधर भी जाते हैं, इधर के इधर भी आते हैं। तो आसपास के जो लोग रहते हैं उनके लिए ये जो बॉर्डर होता है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। जैसे आप इंडिया के अंदर ही देख सकते हैं, इंडिया के अंदर जहां पर जो स्टेट्स हैं, जैसे यूपी राजस्थान का बॉर्डर, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि यूपी का मथुरा आगरा ये वाला जो बॉर्डर है राजस्थान से टच होता है। यूपी का जो मथुरा है वो राजस्थान से भी टच होता है और हरियाणा से भी टच होता है। तो इस एरिया का जो बॉर्डर रीजन के जो विलेजेस हैं या और भी 20 से 25 किलोमीटर के दूर के दोनों ही साइड्स के जो लोग हैं, उनके रिश्ते बाउंड्रीज को नहीं देखते, उस बॉर्डर को नहीं देखते कि वो राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनका जो रिश्तेदारियां वगैरह हैं, लेन देन है, आना जाना है, वो सब चलता है। कई बार ऐसा भी सिस्टम है कि जैसे अगर ये यूपी राजस्थान का बॉर्डर है तो लोग यूपी के हैं, उनका रेजिडेंस यूपी में है, लेकिन उनकी जमीन कहाँ पर है? राजस्थान में। क्यों? घर के पास में ही। ठीक है, अच्छा और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है, इनका नेटवर्क इशू होता है कई बार कि आप हैं म्यांमार में लेकिन सिग्नल पकड़ रहे हैं इंडिया का। वैसा यहाँ पर भी होता है इन बॉर्डर रीजन में। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअल मिसयूज कहाँ से डेवलप होते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरा जो गांव में घर है, ठीक है, आज से कई साल पहले वहां पर होता क्या था कि हम अपने ही घर की छत पर अगर ऊपर छत पे बात करते करते टहलते टहलते इस साइड चले जाते थे तो राजस्थान की रोमिंग लग जाती थी, हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस कट जाते थे। इधर रहते थे हम, छत के इधर रहते थे, तो हमको जो है यूपी का ही चार्जेस देना पड़ता था। वैसे आप अब समझ सकते हैं कि इस रीजन के जो लोग हैं वो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे। ठीक है, तो क्योंकि इन लोगों का जो कल्चर है, सोसाइटी है, वो सब आपस में बहुत ही डेप्थ लेवल पर इंटीग्रेटेड है, उसको हम अलग करके नहीं देख सकते। तो यहाँ की जो प्रॉब्लम अभी जो मणिपुर में जो प्रॉब्लम देख रहे हैं उसके फैक्टर्स, उसकी रूट्स कहीं ना कहीं म्यांमार तक जाती हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ मणिपुर वायलेंस while connecting the dots with म्यांमार। इम्पैक्ट की हम बैकग्राउंड में चलते हैं कि म्यांमार का इम्पैक्ट कैसे। देखो, इम्पैक्ट ऑफ म्यांमार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। म्यांमार की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो काफी समय से है। मींस वहां पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, है ना, वो हटा दी गई और वहां पर मिलिट्री रूल आ गया। अब होता क्या था, नॉर्मली इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर था, यहाँ पर जो लोग थे वो उनका आना जाना इजी था, तो फ्री मूवमेंट वहां से हुआ करता था। लेकिन जब म्यांमार में मिलिट्री रूल आया तो वहां की मिलिट्री ने लोगों पर अत्याचार करने स्टार्ट किए, तो लोग भाग करके इस रीजन में आना स्टार्ट हुए। मींस इंडिया और म्यांमार के बीच में जो मूवमेंट था वो फ्री था। मींस कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अब ये लोग यहाँ पर आते थे अपनी सब्जी की दुकान लगाने, है ना, हाट वगैरह लगती थी, मेले वगैरह लगते हैं, उनमें हाट दुकान चलाने के लिए आते थे।
अब वो आते थे दुकान लगाने के लिए, लेकिन वापस जाते ही नहीं थे, तो यहीं आकर के बसना स्टार्ट हो गए। तो म्यांमार में जब ये प्रॉब्लम हुई, वहां पर वायलेंस हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई, वहां पर डेवलपमेंट पूरी तरह से हार्म हो गया, जो है वहां पर जो है कम्युनल वायलेंस वगैरह हुआ, तो लोग भाग करके जो इधर आते थे दुकान लगाने के नाम पर या और डिफरेंट पर्पसेस के लिए, वो कभी वापस इधर नहीं गए। तो एक डेटा कहता है कि करीब 1 लाख लोग तब से लेकर के अब तक वहां पर इंडिया में आ चुके हैं और वो वापस नहीं गए। अब देखो प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है कि म्यांमार में अगर प्रॉब्लम हुई तो उसका इम्पैक्ट इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पर हुआ। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें जब भी हम इंसर्जेंसी की बात करते हैं तो उसमें चाहे वो बांग्लादेश हो या म्यांमार हो, वहां के लोग जो इंडिया में एंटर कर जाते हैं उनका हमेशा रोल होता है इंडिया की इंसर्जेंसी में। म्यांमार की मिलिट्री को एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो जब म्यांमार में मिलिट्री को हुआ मींस मिलिट्री ने अपना कंट्रोल किया, ठीक है, 2021 में, तो स्पार्कल वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट लीडिंग टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वहां पर स्टार्ट हुआ, और वहां एक नया जो है अलग से सिस्टम डेवलप हुआ जिसको हम कह सकते हैं एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, मींस वहां के लोगों ने जो ट्राइबल पीपल हैं अपनी अलग से आर्मीज बना ली, ठीक है, और वो आर्मी म्यांमार की जो जो स्टैब्लिश्ड आर्मी है, स्टेट की आर्मी है, उसके साथ में कन्फ्लिक्ट होना उनका स्टार्ट हो गया। मींस एक तरफ लोगों की आर्मी, दूसरी तरफ सरकार की आर्मी। हालांकि सरकार की जो आर्मी है उस पर कब्जा कर रखा है नॉर्मल वो जो है गवर्नमेंट की आर्मी जो पहले हुआ करती थी, और उससे पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी आंग सान सू की, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, उनको हटा करके इन्होंने कब्जा कर लिया। जब ऐसा हुआ कि मिलिट्री रूल वहां पर लगाया गया तो ऑब्वियसली लोग उस मिलिट्री रूल से निकल करके भागने की कोशिश करेंगे, और वो कहां पर आएंगे, वो आएंगे इंडिया में। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कि वहां के जो रीजन्स हैं जैसे सगाइंग है, चिन है, काचिन है, ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट के इंडिया के साथ में बॉर्डर बनाते हैं, वहां से लोग भाग करके इधर आ जाते हैं और उससे इंडिया में प्रॉब्लम होती है। एथनिक कम्युनिटीज एंड द फ्री मूवमेंट रिजीम, देखो वो जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि होता पहले ये था कि इधर इंडिया है और इधर आपका म्यांमार है, तो करीब 40 किलोमीटर के आसपास तक, मींस अगर आप म्यांमार में यहाँ 40 किलोमीटर की दूरी तक रहते हैं, इंडिया में अगर आप यहाँ 40 किलोमीटर की दूरी तक रहते हैं, तो इन लोगों के लिए इधर आना और इधर आना फ्री होता था, कोई वीजा पासपोर्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। बोला आओ जाओ, अपनी शादी में जाओ, बारात में जाओ, बर्थडे पार्टी में जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, ठीक है, दुकान से सामान परचेज करने जाओ या कुछ बेचने के लिए जाओ। मींस उनके लिए ये जो बॉर्डर था वो कोई ऐसा बहुत ज्यादा बॉर्डर मायने नहीं रखता था यहाँ के रीजन के लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन जब म्यांमार में वायलेंस हुआ तो यहाँ के लोग इधर आ गए, इंडिया में आ गए। अब देखो भले ही आसपास में रहते हैं, लेकिन जो एथनिक सोसाइटीज होती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उनके अपने जो कल्चरल बिलीफ्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं। वो किसी बाहर की किसी अनदर ट्राइब को अपने एरिया में कभी भी आने नहीं देते। अब जब यहाँ के बहुत सारे लोग इधर आएंगे जाएंगे, सेटल होंगे, वहाँ के रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ेगा, वहां की जमीन पे प्रेशर बढ़ेगा, वहां पे क्राइम लेवल बढ़ सकता है, उसकी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हुए, लोगों में झगड़े वगैरह स्टार्ट हुए और उसने कई बार वायलेंस का रूप ले लिया, ठीक है। हालांकि जब से ये वायलेंस वगैरह की सिचुएशन बनी है तो गवर्नमेंट क्या किया है, जो 40 किलोमीटर की रेंज थी उसको 16 किलोमीटर कर दिया। इट मींस ये जो बॉर्डर रीजन है इसके 16 किलोमीटर तक और इधर 16 किलोमीटर तक लोग आना जाना अभी अपना कंटिन्यूस रखेंगे। हालांकि कुछ जगह पर इसको 8 किलोमीटर तक ही कर दिया गया है और उसके लिए भी चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं कि मतलब केवल ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के चल देंगे, नहीं, उसके लिए प्रॉपर भैया रूट बता दिए गए, बोले यहीं से जाओगे और कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट दिखा के जाओगे, चाहे वो आधार कार्ड है या और भी कोई डॉक्यूमेंट है वहां पर जो अवेलेबल है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है ऑथर का कि ये जो फ्री है ना मूवमेंट रेजिम था एफएमआर, ये वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। तो म्यांमार और इंडिया के जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो धीरे धीरे ब्रेक होता जा रहा है, लोगों के जो कनेक्शन है वो ब्रेक होते जा रहे हैं। और ये कब हुआ है, रिसेंट कुछ ईयर्स में ऐसा हुआ है। रिफ्यूजी मूवमेंट एंड बॉर्डर मैनेजमेंट चैलेंजेस, जब भी रिफ्यूजीज मूव करते हैं तो उनका बॉर्डर के मैनेजमेंट पर हमेशा एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, चाहे वो इंडिया हो या म्यांमार हो, दोनों ही तरफ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कई बार। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई करीब 95,000 लोग इंडिया में आ चुके हैं, और हो सके ये तो वो हैं जो मींस उनको रिकॉर्ड पर हैं कि इनको पता है। बाकी ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं
लोग जंगलों के थ्रू आ गए, ठीक है, किसी कैनाल के थ्रू आ गए, किसी रिवर के थ्रू आ गए, किसी माउंटेन के रास्ते से आ गए, तो उनका तो पता ही नहीं लगता कि कितने लोग इंडिया में एंटर कर गए और कहाँ कहाँ पर जो आकर के घुस गए, है ना। तो ये सब इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। नेक्स्ट है डिफरिंग रिस्पॉन्सेज अक्रॉस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब ये जो रिफ्यूजीज आए तो डिफरेंट स्टेट्स में उनके लिए डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देखने को मिले। कई जगह पर वहां की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको थोड़ी बहुत हेल्प भी प्रोवाइड करी कि आप यहाँ से भाग करके आए हो, और मीन्स ऐसा समझो कि भाई ये है बॉर्डर, यहाँ पर भी एक्स नाम की ट्राइब रहती है, यहाँ पर भी एक्स नाम की ट्राइब रहती है, दोनों के आपस में शादी वादी और सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, फाइनेंशियल कॉन्टैक्ट्स हैं, इकोनॉमिक ट्रेड सारे कॉन्टैक्ट हैं। भाग करके इधर आए तो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सपोर्ट भी किया कि ठीक है भाई एक ही तरह के लोग हैं, आप थोड़ा सपोर्ट किया। लेकिन कुछ स्टेट्स में ऐसा भी हुआ कि इनको वेलकम नहीं किया गया, तो इनके साथ में प्रॉब्लम्स भी हुई। एवोल्यूशन ऑफ द फ्री मूवमेंट रिजीम, तो जब से ये म्यांमार में इनस्टेबिलिटी हुई है तब से जो फ्री रेजिम मूवमेंट है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। डिक्लाइन इन क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो अब जब उनको आना जाना ही नहीं अलाउ किया जाएगा तो जो बॉर्डर रीजन्स में जो हाट लगती हैं, मेले लगते हैं, दुकानें लगती हैं, लोगों की आना जाना थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, जो ट्रेड इजीली होता है कि भाई इधर से जा करके जो है आप जूट लेके उधर बेच करके आ गए म्यांमार में, म्यांमार वाले लोग यहाँ पर आकर के कोई एक फ्रूट सेल करके चले गए, सब्जियां सेल करके चले गए, कोई जो है ग्रेन सेल करके चले गए, तो वो अब रेस्ट्रिक्शन उस पर धीरे धीरे लगने लगी है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उन पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और अल्टीमेटली उससे अगर किसी का हार्म हुआ है तो वो लोगों का हुआ है। देखो जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बड़े अधिकारी वगैरह जो बैठे हों, या कंट्री की फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह को सबको हैंडल कर रहे हो, अगर ये बॉर्डर का ट्रेड बंद होता है तो दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यापारी को उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग इस रीजन में रह रहे हैं, जो इधर जा करके शाम को अपना कुछ बेच करके 200 रुपए कमा के ले आए, है ना, यहाँ से इधर आया, वो अपना कोई जो है एक बकरी को बेच के चला गया, या कुछ चारा वगैरह, फ्रूट सब्जी वगैरह ऐसा कुछ मार्केट में सेल करके चला गया, है ना, तो उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा होगी, क्योंकि उसके 200 रुपए से उसका घर चल रहा था, अब उसका घर चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वो इधर बॉर्डर पार करके सेल करने नहीं आ पाएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम लोकल पीपल को वहां पे है। चाइना का रिस्पॉन्स टू म्यांमार इनस्टेबिलिटी, देखो चाइना क्या है, बड़ा चतुर है कि ये जो इश्यू हुआ तो चाइना ने क्या किया है कि अपने कुछ रीजन पर, मैं अब यहाँ पर चाइना की बात कर रहा हूँ, इधर चाइना है और इधर आपका म्यांमार है, चाइना ने कुछ रीजन्स पर क्या कर दी, फेंसिंग कर दी, तार खींच दिए, मींस बढ़िया बॉर्डरिंग वगैरह अपनी फेंसिंग कर दी वहां पे, तो म्यांमार से लोग इधर जा ही नहीं पाएंगे। कुछ रीजन से जा भी रहे थे तो उनको उन्होंने बाहर फेंक, उनको इधर की तरफ वापस उनको भेज दिया या उनको अरेस्ट वगैरह कर लिया। चाइना की प्लस एक चाल और क्या है कि यहाँ के जो एथनिक आर्म्स रिवॉल्यूशनरीज हैं या ग्रुप हैं, उनके साथ में चाइना ने खुद से अपनी दोस्ती बना रखी है। मींस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो हथियारबंद लोग हैं म्यांमार के अंदर, चाइना वहां से बैठे बैठे इनको ऑपरेट करवाता है। इसीलिए कई बार ये लोग इंडिया में आ जाते हैं और इंडिया में इंसर्जेंसी की एक्टिविटीज भी कर जाते हैं चाइना के इशारे पर। तो ये इसमें क्या है, चाइना का बड़ा रोल है। चाइना चाहता है कि म्यांमार में अगर इनस्टेबिलिटी हो तो म्यांमार हमसे हेल्प के लिए आए, इंडिया के पास में ना जाए। तो ऐसी सिचुएशन भी जो है ये कर रहा है। अब जब चाइना इनको सपोर्ट करता है, म्यांमार वाले साइड के जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, ड्रग्स डीलर्स हैं जो है, तो उसकी वजह से पूरे के पूरे एरिया में ड्रग्स ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, नकली करेंसी और जो है आर्म्स का जो है स्मगलिंग या ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह वो सब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। वो इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इंडिया स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स एंड चैलेंजेस, इंडिया के लिए अपने आप में ये एक चैलेंज है, और इंडिया का इसके साथ में कैसा रिस्पांस होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म इस रिस्पांस इस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट किसी ए पार्टी की आई तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, बी की आई तो हमारे रिलेशन खराब हो गए। हमें लॉन्ग टर्म रिलेशन पर काम करना होगा। अर्जेंट स्टेप्स बाय रीजनल स्टेबिलिटी, फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। अब चाहे इसमें म्यांमार हो, इंडिया हो, चाइना हो, है ना, या आपका थाईलैंड हो, इन सारे कंट्रीज को भी थोड़ा थोड़ा स्टेप लेने पड़ेंगे इस रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए। इकोनॉमिक एंगेजमेंट चैलेंजेस ड्यू टू रीजनल इनस्टेबिलिटी, तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है उसमें इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ चुकी है। लोगों की एम्प्लॉयमेंट की बात हो,
है ना, या कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की बात हो, कंपनी वहां से कई बार छोड़ करके चली जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पर वायलेंस होता है। तो आप भी नहीं चाहोगे कि ऐसे किसी एरिया में फैक्ट्री लगाना जहां पर रात को 20 लोग आए और आपकी सारी फैक्ट्री को लूट के ले जाए। तो ये सारी सिचुएशन इस एरिया में क्रिएट हो चुकी है। लॉन्ग टर्म बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया को काम करना होगा, म्यांमार को भी काम करना होगा कि उस बॉर्डर रीजन को लॉन्ग टर्म में हम मैनेज कर पाए और जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है वो हमारी मेंटेन रहे, वो कंटिन्यूस रहे, कंसिस्टेंसी उसमें बनी रहे और जिससे कि दोनों ही कंट्रीज के रिलेशन अच्छे रहे। ट्रम्प क्रिटिसाइजेस जेलेंस्की एज अ डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस। अब देखो ये गजब की बात है, एक तरफ तो ट्रम्प सहयोग करते हैं, साथ देते हैं किसका? नेटो का, और नेटो इनडायरेक्टली साथ देता है किसका? यूक्रेन का, और इनडायरेक्टली यूरोप जो है वो भी साइड ले रहा है किसकी? यूक्रेन की। लेकिन अभी जब से डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, तब से उनके रिएक्शंस बहुत अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। कैसे? अब उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई जो जेलेंस्की है वो डिक्टेटर है, क्योंकि उसके कोई इलेक्शन हुए नहीं। 2024 में जेलेंस्की का जो प्रेसिडेंट का टर्म था वो एंड हो गया, लेकिन उसके बाद कोई इलेक्शन तो हुए नहीं क्योंकि यूक्रेन में लगा हुआ है मिलिट्री रूल, है ना। तो इन्होंने ये बोल दिया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, भैया आप डिक्टेटर हो और आप बिना इलेक्शंस के ही पद पर बने हुए हो, ठीक है। और देखो क्या कहा, गजब की बात जो मींस दुनिया को शॉक करेंगी, ठीक है। क्या है, जो जेलेंस्की थे, ठीक है, उन्होंने ट्रम्प के बारे में यह कहा था कि भाई आप रशियन डिसइंफॉर्मेशन के बबल में फंसे हुए, मींस रशिया ने जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रखी है आप उसी को मान रहे हैं, तो आपको भी नॉलेज पूरी है नहीं। इससे ट्रम्प चिढ़ गए, बोला अच्छा हमको नहीं पता है। ट्रम्प ने एम्फेसाइज किया जेलेंस्की को कि भैया ऐसा करो, जल्दी एक्ट करो और इस वॉर को पीस में कन्वर्ट करो, अदरवाइज हो सकता है कि आपके पास में कंट्री ही ना रहे। मींस बड़ी बात कर दी इन्होंने। इसका मतलब ये हो गया क्या इनडायरेक्टली कि रसिया को सपोर्ट करेंगे और भैया कि तुम पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लो, है ना। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर वगैरह इनकी हुआ क्या है, ये सारी बातें जो हुई हैं ये ट्विटर पर आपस में एक दूसरे के ट्वीट करने वाले इश्यूज पर हुई हैं, ठीक है। इलेक्शन की बात हो गई, उन्होंने क्या कमेंट किया वो भी बात हो गई, ठीक है। और यूक्रेन ने उसको क्या रिप्लाई किया है, यूक्रेन ने कहा है कि भाई आप नेता मत बनो ज्यादा, हम अपना मैटर है खुद देख लेंगे और हमको भी राइट है अपने कंट्री को डिफेंड करने का, आप भले ही पुतिन की दोस्ती से निभा लो या कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये वाली बात उन्होंने उनको बोल दी। तो इसका जो कुल मिलाकर के कंक्लूजन वो ये है कि एक तरफ ट्रम्प ने जेलेंस्की को हड़काया, समझाया कि सुधर जाओ और जल्दी से जल्दी पीस डील साइन कर लो रशिया के साथ में, ठीक है, और तुम डिक्टेटर हो और युद्ध तुमने स्टार्ट किया था ना कि रशिया ने, और रशिया की तरफ से जो अटैक्स हुए यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यू वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इशू, ठीक है। और तुम जल्दी से पीस डील साइन करो, अदरवाइज हो सकता है आपके पास में यूक्रेन ही ना बचे। तो मीन्स ये इसका पूरा का पूरा क्या था, मीन्स कंक्लूजन था जो अब तक इसमें बात हुई है, सारा का सारा इशू जो था। चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम जो है कंक्लूड करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।